हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही है हमारी, आज हम उसमें थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। देखिए, मैंने लास्ट क्लासेस में आपको जो लास्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स बताए थे और कूलम्स लॉ का जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है हम उसके साथ कैसे डील करते हैं, कूलम्स लॉ में और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंसेस थे, क्या सिमिलैरिटीज़ थी, ये सब की बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी, जो कि लेक्चर नंबर 2 था। आज हम लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बच्चों, पहली बात तो वेक्टर फॉर्म देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई दो चार्ज का सिस्टम है। सपोज कीजिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले इस सिस्टम में ये आपका फर्स्ट चार्ज जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, ये आपका सेकंड चार्ज जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है। ठीक है, अब हमें जिस भी किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है, मान लीजिए फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 फाइंड करना है। ठीक है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो पहली बात तो ये है कि ये जो फोर्स लिखा जाएगा उसका मैग्नीट्यूड आप पहले से जानते हैं, ये कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड फॉर्म होता है जो। अब अगर मैं वेक्टर लगा रहा हूँ फोर्स के ऊपर तो मुझे यहाँ पर एक आर कैप लगाना होगा। भाई, कैप यूनिट वेक्टर आप जानते हैं ना, डायरेक्शन शो करने के लिए आता है। इतना तो पहले भी लिखते थे मैग्नीट्यूड। अब एफ के ऊपर वेक्टर लगाएंगे अगर, तो यहाँ कैप लगेगी ना, कैप मतलब यूनिट वेक्टर। अब देखिए आप एक बात, अगर मैं यूनिट वेक्टर को लिखना चाहूं तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिखूंगा। अब नीचे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, एक बार और मैग्नीट्यूड आ गया है तो क्यूब हो जाएगा ना। तो ये एफ वेक्टर अब क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर देखते हैं। एफ वेक्टर बन जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर मैग्नीट्यूड का क्यूब साथ में आर वेक्टर, ऐसे चलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि वेक्टर फॉर्म में नीचे क्यूब आ जाता है, साथ में आर वेक्टर रहेगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट्स बना लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी अभी करके दिखाऊंगा। पहली बात यह है बच्चों की वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ कब यूज करना होता है, जब या तो चार्जेस के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं, चार्ज पार्टिकल्स हैं जो, उनके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं जब हमें न्यूमेरिकल में चार्ज पार्टिकल्स के, तब हमें आइडिया लगेगा कि वेक्टर फॉर्म से डील करना है, जब भी कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे। दूसरा, जब भी कोई 3D की फिगर होगी, 3D फिगर जैसे कि पिरामिड वाले क्वेश्चन आ जाएं, चार्जेस हों पिरामिड के वर्टेक्स पर, ठीक है, या फिर क्यूब के वर्टेक्स पर चार्जेस हों। अब क्यूब भी तो 3D बॉडी है, तो जब भी ऐसी कोई 3D बॉडी हो जाएगी जिसके लिए जैसे पिरामिड या क्यूब, उस टाइप के फिगर्स में भी अगर वर्टेक्स पे चार्जेस रखे हुए हैं तब भी हम कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। आप समझ रहे हैं ना, वेक्टर फॉर्म तब यूज करना है जब कोऑर्डिनेट्स वाले क्वेश्चंस हों या फिर 3D फिगर हो, तो वहां पर वेक्टर फॉर्म काफी आसान बना देगा आपके क्वेश्चन को। अब देखिए, मैं यहाँ पर इसमें आपको आगे बताता हूँ कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म का जैसे ये है। अब इसकी जगह पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी लिख लेना बच्चों की, आर वेक्टर का जो हेड है, हेड ऑफ आर वेक्टर, एरो हेड होता है ना हर वेक्टर का, तो हेड ऑफ आर वेक्टर जो है ये किसके अलोंग लगेगा। जैसे अगर मैंने फोर्स Q1 पर पूछा है तो आर का हेड जो है ऐसे ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे और आर का हेड Q1 की तरफ। अगर मैं फोर्स Q2 पर पूछूंगा आपसे ड्यू टू Q1, तो आप आर वेक्टर का हेड जो है वो Q2 की तरफ लगा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, अभी मैं न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, ये आर वेक्टर का हेड हमेशा उस पॉइंट चार्ज की तरफ रहेगा जिस पर फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई रिपीट, जिस पर फोर्स फाइंड आउट करना है उस पॉइंट चार्ज की तरफ रहेगा हमेशा आर वेक्टर का एरो हेड। आप सोच रहे होंगे कि इस एरो हेड के
इधर रहने या उधर रहने से क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, ट्राइंगल लो जब हम लगाएंगे ना, सेम ऑर्डर वाली साइड्स का सम होता है अपोजिट ऑर्डर वाली, उसके अकॉर्डिंग आर वेक्टर की वैल्यू R2 माइनस R1 होगी या R1 माइनस R2 होगी, इसमें चेंज आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बड़ा सिंप्लीफाइड प्रोसेस बता रहा हूं कि आप आर वेक्टर का जो हेड है, एरो हेड जो है, वो हमेशा उस पार्टिकल की तरफ लगाएंगे जिस पर फोर्स फाइंड आउट करना है। आ जाइए, आप पहले इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए और मैं इसमें आपको न्यूमेरिकल्स करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोऑर्डिनेट्स वाले क्वेश्चन करने हैं, जैसे मैंने लिखा है कि यहाँ पर 3D फिगर वाले क्वेश्चंस हों, तो हम एक एक करके दोनों के प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स वाले क्वेश्चन की भी और 3D फिगर की भी। अब मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स वाली प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर Q1 जो है प्लस का 2 कूलम है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5 हैं। ऐसे ही यहाँ जो सेकंड चार्ज है वो माइनस का 4 कूलम है या 3 कूलम, कुछ भी आप नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लीजिए, और इसके पोजीशन वेक्टर R1 हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर R2 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 ले लेते हैं और हमसे कहा है कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 फाइंड करना है। तो बच्चों अब करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था जिस पर फोर्स फाइंड आउट करना है उसकी तरफ आर वेक्टर का हेड आएगा। अब आप देख रहे हैं कि Q1 चार्ज पर फोर्स फाइंड आउट करना है, तो Q1 के तरफ हम आर वेक्टर का एरो हेड लगा देंगे। बच्चों जब बात हो ना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, तो आपको ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आती हैं। जेईई एडवांस में भी आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल हेल्प करेंगे। जैसे ये हमारा R1 हो गया और मान लीजिए इस चार्ज से ज्वाइन किया, ये हमारा R2 हो गया। अब क्योंकि फोर्स Q1 पर निकालना है तो Q1 की तरफ हमने एरो लगा दिया, ये देखिए, ठीक है ना। अब ट्राइंगल लॉ क्या कहता है आपको कि जो सेम ऑर्डर वाली साइड्स होती हैं उनका एडिशन होता है अपोजिट ऑर्डर, यस। तो R2 प्लस R वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू R1, तो R वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, R1 माइनस R2 आ जाएगा ना ट्राइंगल लॉ से, यस। R वेक्टर आ गया R1 माइनस R2। आप एक बात इसका ट्रिक भी बना सकते हैं कि जिस पर फोर्स फाइंड आउट करना है ना उसका पोजीशन वेक्टर माइनस दूसरे वाले का, है ना। फोर्स अगर मान लीजिए 1 पर निकाल रहे हैं तो R1 पोजीशन वेक्टर माइनस R2, सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा R निकालने का काम। फोर्स का मैंने आपको अभी बताया था ना कि Q1 Q2 बाय R का क्यूब आ जाएगा मैग्नीट्यूड का और साथ में R वेक्टर। अब ये R वेक्टर कैसे आएगा, R1 माइनस R2 से, ठीक है। यहां पर मैं R वेक्टर की वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों। R वेक्टर की वैल्यू कैसे, R1 माइनस R2 से कार्टेशियन फॉर्म में ले आइए। R1 कैसे लाएंगे, 4i कैप प्लस 5j कैप। R2 कैसे लाएंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R वेक्टर आ जाएगा 4i माइनस 2i 2i, 5i माइनस 3i 2j। ये आ गया बच्चों R वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 4 प्लस 4, दैट मीन्स √8 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ये देखिए बच्चों मैंने वेक्टर का बेसिक अप्लाई किया, कार्टेशियन फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कर लिया है तो मेरे पास R वेक्टर आ चुका है यहाँ पुट करने के लिए। अब मेरे पास R का मैग्नीट्यूड भी आ चुका है यहाँ पुट करने के लिए। चलिए तो फिर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो फोर्स क्या बन जाएगा कि Q1 की वैल्यू प्लस का 2। बच्चों एक बात इंपॉर्टेंट है, चार्जेस की वैल्यू विद साइन पुट होती है वेक्टर फॉर्म में।
क्या बोला मैंने, जब भी वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का अप्लाई करेंगे तो बेटा जो ये Q1 Q2 पार्टिकल्स के जो मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट करोगे आप, वो विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ पुट करना है। वेक्टर फॉर्म में चार्जेस के साइन भी साथ में पुट करने हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैग्नीट्यूड फॉर्म जब अप्लाई करते थे कूलम्स लॉ का तब ऐसा नहीं होता था, वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ का, इसलिए Q1 Q2 की वैल्यूज साइन यानी पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ पुट करनी है, ठीक है। नोट्स बना लीजिए इंपॉर्टेंट बातों के। तो Q1 Q2 की वैल्यू पुट किया, R का मैग्नीट्यूड का क्यूब यानी √8 का क्यूब कर देंगे, और साथ में R वेक्टर ये आया था हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप। लीजिए अब ये 2 3 जा 6 हो गया, -6 आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आगे खोलना चाहें, एक्सपेंड करना चाहें, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। ये तरीका था बच्चों फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 निकालने का। तो मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको ये बताया कि जब Q1 पर फोर्स निकालना होगा तो R का हेड Q1 की तरफ, देखा यहाँ पे R का हेड। उससे क्या हुआ बच्चों, जब मैंने ट्राइंगल लॉ लगाया तो R की वैल्यू मेरी R1 - R2 आ जाएगी, है ना। जिस पर फोर्स निकालना होगा उसका पोजीशन वेक्टर माइनस दूसरे वाले का, बस ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। और फिर मैं आपको, ये तो हो गए कोऑर्डिनेट्स वाले प्रॉब्लम जिसमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कराता हूँ 3D फिगर। जैसा मैंने आपको कहा था कि कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस में 3D फिगर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी वेक्टर फॉर्म वहां पर भी अप्लाई होता है। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हम करते हैं प्रैक्टिस 3D फिगर वाले क्वेश्चन, जैसे पिरामिड में। बच्चों जेईई एडवांस के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आइए। अगर आप टॉपिक की डिटेल में जाना चाहते हैं तो फिर हम 3D फिगर का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मान लो बच्चों एक पिरामिड है विद स्क्वायर बेस, ठीक है, ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ ईच साइड a√2, स्क्वायर बेस की ईच साइड a√2 है, एंड जो फिफ्थ वर्टेक्स है ऑफ पिरामिड is at vertical या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ A। ये मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम बेस। Q charge is placed at each vertex find net force on Q5 due to others। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो स्क्वायर बेस है ना पिरामिड का उसकी साइड a√2 है, और जो फिफ्थ वाला जो वर्टेक्स है पिरामिड का वो बेस से ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस a ऊपर है, या बाहर भी ले सकते हैं। अगर मैं इसे बेस लेता हूं तो परपेंडिकुलरली अवे, ठीक है, और मुझे नेट फोर्स निकालना है। तो बच्चों इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए जो बेस बना रहे हैं हम अपना स्क्वायर का, आइए इसका बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बच्चों सेंटर को 0,0,0 ओरिजिन ले लूं, सेंटर को ओरिजिन,
बच्चों अब जो स्क्वायर बेस है, ये पिरामिड अगर आप इमेजिन कर पाएं तो शायद इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आप समझ रहे हैं, ये है हमारा Q5 और ये हमारे 4 वर्टेक्स हो गए, ये 5th वाला वर्टेक्स हो गया, ठीक है ना। और ये साइड जो है वो A√2 है। तो बच्चों मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, सेंटर जो है ना इसका वो सेंटर ओरिजिन बना दिया। अगर A√2 ये है, A√2 ये है, तो आप इस स्क्वायर में A√2 और A√2 के हिसाब से अगर साइड निकालेंगे, ये डायगोनल निकालेंगे, तो क्या आएगा बच्चों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे 2a, इसका मतलब डायगोनल आ गया 2a। इसका मतलब जो मैंने स्क्वायर बेस को रोटेट कर दिया है, ओरिजिन सेंटर पे ले लिया है, डायगोनल 2a है, तो ये कितना हुआ a, ये कितना हुआ a। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, अगर मैं इसे x एक्सिस लेता हूँ, इसे y एक्सिस लेता हूँ और z एक्सिस बाहर होगी, तो इसके बने a, 0, 0। ऐसे ही ये भी 2a, तो इसके बने 0, a, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बच्चों, 0, -a, 0। आप समझ रहे हैं ना, ये डायगोनल अब 2a हो गया ना, तो ओरिजिन से a नीचे a ऊपर। ऐसे ही बच्चों इस वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, इसी की तरह, बोलिए शाबाश, -a, 0, 0। और 5th वाला वर्टेक्स कहाँ है बच्चों, जिस पर हमें नेट फोर्स निकालना है, 5th वाला यहाँ है, z एक्सिस के अलोंग, कितना दूर, a दिया था ना, a डिस्टेंस, तो यहाँ सेंटर से कितना दूर, a, आप देख रहे हैं इस टाइप से बाहर, प्लेन से बाहर a डिस्टेंस पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसका z कोऑर्डिनेट तो a होगा, x और y 0, 0। तो अगर मैं यहाँ पर बच्चों आपको 5th वाले के कोऑर्डिनेट्स लिख के बताऊं, जीरो कोमा a, क्लियर है ना। एक बार आप स्टेटमेंट अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके आपको 5th वाले चार्ज पर बाकी 4 यानी बाकी 4 चार्जेस की वजह से फोर्स फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। वेक्टर फॉर्म इसमें बहुत हमारा काम आसान कर देगा। आ जाइए, कैसे सॉल्व करेंगे वेक्टर फॉर्म से, 3D फिगर है ना, तो वेक्टर फॉर्म की याद आ रही होगी। चलिए, तो अब क्या करना है, हमें पता है कि F/5 नेट फोर्स ऑन 5 कैसे लिखा जा सकता है, F/5 ड्यू टू 1, F/5th चार्ज ड्यू टू 2nd, F/5 ड्यू टू 3, F/5 ड्यू टू 4। ऐसे ही होगा ना बच्चों, 5th वाले चार्ज पर फर्स्ट ने जो फोर्स लगाया, 5th वाले पर सेकंड ने जो लगाया, 5th वाले पर थर्ड ने जो लगाया, 5th वाले पर 4th ने जो लगाया। अब कोई 5th पर तो खुद कोई 5वां चार्ज खुद के ऊपर तो फोर्स लगाएगा नहीं, है ना। तो ऐसे 4 चार्जेस की वजह से हम 5th पर नेट फोर्स निकालेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे सबका। अब सोचो अगर तुम मैग्नीट्यूड फॉर्म से करते तो तुम्हें 4 वेक्टर को सॉल्व करना पड़ता। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की मदद से काम आसान हो जाता है। तो बच्चों F/1 की वैल्यू क्या पुट होगी, K Q1 Q2 R/1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब करना है और यहां R/1 वेक्टर आएगा। ऐसे ही बच्चों इसमें क्या होगा, K Q1 Q2 R/2 का क्यूब आएगा, R/2 वेक्टर आएगा। ऐसे ही बच्चों थर्ड वाले में और 4th वाले में भी हम लिख लेते हैं, R/3 का मैग्नीट्यूड का क्यूब और R/3 वेक्टर। और ऐसे ही बच्चों के Q1 Q2 R/4 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब और साथ में R/4 वेक्टर। इस टाइप से देख रहे हैं आप, साथ में वेक्टर चल रहा है। यस, कॉमन निकाल लें। चलिए, K Q1 Q2 कॉमन आ गया, R/1 कैसे आएगा बच्चों, R5 - R1,
R5 इसके हिसाब से लिखा जाएगा, और R1 आपकी मर्जी, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हमने अगर 1 2 3 4 इनके नाम दे दिए हैं और R5 हमारा Z है, तो R5 माइनस R1 आपको लास्ट प्रॉब्लम में बताया था ना मैंने, जिस पर फोर्स निकालना है उसकी तरफ R का हेड आता है, और वो लिखने की ट्रिक भी थी, जिस पर फोर्स निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस अदर वाले चार्ज का पोजीशन वेक्टर। हमें फिफ्थ पर निकालना है तो R5 माइनस R1, R5 माइनस R1। और अब यहां पर चलते हैं, डिनोमिनेटर में तो आपको पता है इसके क्या होने वाला है, R51 का क्यूब। इसमें क्या होगा बच्चों, R5 माइनस R2, R52 का क्यूब। ऐसे ही बच्चों यहाँ क्या होगा, R5 माइनस R3 अपॉन R53 का क्यूब, R5 माइनस R4 R54 का क्यूब। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। इनकी वैल्यूज पुट करने के लिए मैं यहां से इरेज कर देता हूं, आ जाइए। ये हमारा नेट फोर्स आ रहा है फिफ्थ वाले चार्ज पर। बच्चों Q1 Q2 की वैल्यूज तो हम पुट कर ही देंगे। Q1 Q2 क्या है, ये सारे चार्जेस। यहां पर देखो Q1 Q2 का मतलब है यहाँ 5-1 आया था, वहां 5-2 आया था। अगर मैं यहाँ लिख के बताऊं तो यहाँ 5-2 आ जाएगा। ऐसे ही भाई कौन से दो चार्जेस की बात हो रही है, वही दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड यहाँ आ जाएंगे। यहाँ 5-3 और ऐसे ही यहाँ 5-4। आप जानते हैं कि सारे चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के इस क्वेश्चन में दिए थे, इक्वल मैग्नीट्यूड के। तो ये सब Q स्क्वायर Q स्क्वायर Q स्क्वायर Q स्क्वायर जानते हैं ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, K Q स्क्वायर। अब R5 माइनस R1, चलिए अब कोऑर्डिनेट से कर दीजिए। R5 माइनस R1, R5 में आपको याद है ना क्या था, Q5 के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे थे 0, 0, A। तो ये हो गया 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस a k कैप। R5 माइनस R1 a i कैप, a k कैप माइनस a i कैप, a k कैप माइनस a i कैप। ये तो हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड ये लीजिए, मैग्नीट्यूड इसका बनेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब a√2। आप देखिए ना, अंडर रूट में लगाएंगे मैग्नीट्यूड के लिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, a बाहर आ जाएगा a√2, उसका करना है क्यूब। चलिए इसमें चलते हैं R52 पे चलते हैं। ये R51 के लिए लिख दिया है। R52 पे जब चलेंगे तो R5 माइनस R2, तो अब हो जाएगा मेरे पास a k कैप R5 माइनस R2 a j कैप, और नीचे फिर से इनका मैग्नीट्यूड भी सेम आ जाएगा। ऐसे ही R5 माइनस R3 पे चलते हैं, a k कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a k कैप प्लस a i कैप। फिर से बच्चों मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, उसका क्यूब कर देंगे। R5 और 4 पर चलते हैं, a k कैप प्लस a j कैप हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और मैग्नीट्यूड फिर से सेम आ जाएगा। ये देखिए आप ये देखिए, अब मुझे क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। k वाले में से k को जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, और i वाले में i को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और j वाले में j को ऐड सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये काम करना हमारे लिए आसान हो गया। वेक्टर फॉर्म ने काफ़ी इजी बना दिया इस क्वेश्चन को। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपने वाइजली, बड़े समझदारी से ओरिजिन को चूज करना है, ताकि आप बाकी सभी चार्जेस के कोऑर्डिनेट्स लिख पाओ। कोऑर्डिनेट्स लिखने से क्या फ़ायदा होगा बच्चों, ये जो R1 है, R2 है, R3 है, ये पोजीशन वेक्टर हम तभी लिख सकते हैं जब हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पिरामिड का बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, जो आप वेक्टर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है।
बच्चों और वेक्टर फॉर्म क्यूब वाले क्वेश्चन में भी आपकी हेल्प कर सकता है। अब एक आपको छोटा सा प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ट्राई करना वेक्टर फॉर्म को इसमें लगाकर, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बच्चों मान लीजिए क्यूब है साइड ए का, उसके हर वर्टेक्स पर आपने क्यू चार्ज यानी इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज प्लेस कर दिया है। आई रिपीट, एक क्यूबिकल बॉडी ले लेंगे, साइड उस क्यूब का ए ले लेंगे, हर वर्टेक्स पर आपने इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज Q प्लेस कर दिया है, और मान लीजिए आपसे नेट फोर्स ऑन ए मैग्नीट्यूड ऑन ए चार्ज ऑन द वर्टेक्स, किसी भी एक वर्टेक्स पे जो चार्ज है सब पर सेम चार्ज आपने प्लेस किया है Q8 यानी 8वें वर्टेक्स पर जो चार्ज Q है, कोई भी वो 8वां वर्टेक्स हो सकता है, आपको निकालना है, समझ रहे हैं। तो 8th वर्टेक्स किसी को भी आप ले लीजिए, वहां पर आप चार्ज निकाल दीजिए, फोर्स निकाल दीजिए ड्यू टू ऑल अदर 7। समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, क्यूब के हर वर्टेक्स पर सेम चार्ज, क्यूब का साइड ए, किसी भी एक वर्टेक्स पे बैठे हुए चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड आउट करें ड्यू टू ऑल रिमेनिंग 7। वेक्टर फॉर्म से करेंगे, बहुत आसान होगा। सबसे पहला स्टेप वेक्टर फॉर्म में ओरिजिन लीजिए, बाकी सबके कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद वेक्टर फॉर्म अप्लाई करोगे तो ऐसे पोजीशन वेक्टर लिखने बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये था बच्चों आपके लिए कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। इसी सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और आपको हर टॉपिक में बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से सिखाते रहूँगा।